गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। 12वीं इतिहास के पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज आप लोग के बीच दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 12वीं इतिहास के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया गया है। इस वीडियो में कुल 69 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अन्य अध्यायों को भी एक एक करके मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा। इन सभी वीडियोज को देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी बृहद कथा मंजरी, ऑप्शन डी कथा सरिता सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र जी की रचना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कालिदास। तो इंडिका यह जो है बहुत ही फेमस बुक है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ऑप्शन ए महासंधि विग्राही, ऑप्शन बी महापशुपति, ऑप्शन सी महापिलुपति, ऑप्शन डी महाबलाधिकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महापिलुपति। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला संत थी। आपको बताना है इनमें से कौन महिला संत थी। ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराइकल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। ये सभी महिलाएं जो थी संत थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म की शुरुआत की थी। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो आप सबको पता ही है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानने वाला था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए अशोक,
ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन डी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन डी लव्यानाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, आपको स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। आपको पता है कि जो मौर्य वंश की स्थापना उस समय हुई थी मगध, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर इसकी प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए तो वह गिरिब्रज या राजगृह में थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। मौर्यकालीन कलिंग जो है राज्य यह उड़ीसा में स्थित था। उस समय बंगाल के या नीचे उड़ीसा स्थित है, उस समय यह जो है कलिंग के नाम से जाना जाता था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी अंतःपुर का रक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में ब्राह्देय क्या था? आपको बताना है कि मौर्य काल में ब्राह्देय क्या था। ऑप्शन ए पशुदान, ऑप्शन बी धनदान, ऑप्शन सी भूमिदान, ऑप्शन डी कृषिदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमिदान। मौर्य काल में भूमिदान को ब्राह्देय कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? यानी कि अशोक जो है पार्टिकुलरली किस धर्म को मानता था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है बौद्ध धर्म है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र जो है महेंद्र है और पुत्री जो है संघमित्रा। तो अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देश भेजा था। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी बर्मा और ऑप्शन डी सिंघल द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप जो कि आपको वर्तमान में जो है श्रीलंका के नाम से प्रचलित है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था? आपको बताना है कि अशोक जो है किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? आपको बताना है कि अशोक जो है कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी राधागुप्त, ऑप्शन डी नागसेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक जो है बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राजगृह की नगर वधू का नाम था। आपको बताना है कि राजगृह के नगर वधू का क्या नाम था। ऑप्शन ए माधवी, ऑप्शन बी अम्बरपाली, ऑप्शन सी तिस्य रक्षिता, ऑप्शन डी सालवती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सालवती। सालवती जो है राजगृह की नगर वधू थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है। आपको ये बताना है कि ये लाइन किसने लिखी है। वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी और सुखी तथा प्रसन्न है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न प्रसन्न है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी तोसली और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तोसली। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की राजधानी तोसली थी। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आपको बताना है कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। आर्यभट्ट जो है अपने बिहार के पटना के रहने वाले थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। यानी कि जो दूसरे नगर बसाए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ताम्रयुगीन नगर, ऑप्शन बी कांस्ययुगीन नगर, ऑप्शन सी लौहयुगीन नगर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लौहयुगीन नगर। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे पुराना अभिलेख कौन है। ऑप्शन ए सारनाथ का अभिलेख, ऑप्शन बी गिरनाथ का अभिलेख, ऑप्शन सी वोकजाकोई का अभिलेख या ऑप्शन डी मथुरा का अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वोकजाकोई का अभिलेख। वोकजाकोई का अभिलेख जो है भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। आपको बताना है कि मेगास्थनीज जो है किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी डिमेट्रियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूकस। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस के राजदूत बनकर के पाटलिपुत्र में आया था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। आपको बताना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन ए 10वें शिलालेख, ऑप्शन बी 11वें शिलालेख, ऑप्शन सी 12वें शिलालेख, ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया। आपको बताना है कि चीनी यात्री फाहियान जो है किस शासक के समय जो है भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आपको पता होगा कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने जब युद्ध में जब हार गया तो उसने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो है राजदूत बन करके आया था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31,
किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए प्रयाग अभिलेख, ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख, ऑप्शन सी मेहरौली अभिलेख, ऑप्शन डी मथुरा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन का वर्णन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। आपको बताना है कि बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासक का शासनकाल का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? आपको बताना है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए घटोत्कच 300 ईस्वी, ऑप्शन बी श्रीगुप्त 309 से 310, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आपको बताना है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अर्थशास्त्र में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। आपको बताना है इन विद्वानों में कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्ष। हर्ष जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ऑप्शन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? गुप्त काल का वह कौन सा ऐसा शासक है जिसको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें कौन सी लिपि उपयोग में लाई गई है। ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी अरामयिक लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए खरोष्ठी लिपि। उत्तर पश्चिमी भारत में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 44। अब तक अशोक के कुल 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका, जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में प्रचलित हुआ। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? आपको बताना है कि जीवक जो थे वो वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। जीवक कहाँ का रहने वाला था? आपको बताना है कि जीवक जो है कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा राजगिरी। जीवक जो है राजगिरी का रहने वाला था, जिसने जो है वैद्य की शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ऑप्शन ए व्यापारी के रूप में, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, ऑप्शन सी वैद्य के रूप में, ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो अभी आपने देखा जो है कि जीवक जो है तक्षशिला से जो है वैद्य की शिक्षा लिए थे, तो इनकी ख्याति जो है वैद्य के रूप में थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भागलपुर। वर्तमान भागलपुर जो है उस समय अंग राज्य के अंतर्गत आता था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आपको बताना है कि बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित था। तो इतिहास में दो नाम आता है, एक आता है बिंबिसार और एक आता है बिंदुसार। तो बिंबिसार जो है वो आपको हर्यक वंश से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए दिया है नंद वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। हमने